हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साल 2016 में आई हुई मूवी द वेलिंग। दोस्तों, इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो आप लोगों को बेहद पसंद आई थी। IMDb पे इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.4 आउट ऑफ 10 की, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। इस मूवी की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक रहस्यमय इंसान जब एक गांव के अंदर आता है तो उस गांव के अंदर एक बीमारी फैलने लगती है। वो बीमारी क्या होती है, उस आदमी के आने की वजह से ही वो बीमारी क्यों फैल रही है, इन सारे सवालों के जवाब हमें इस मूवी में मिले। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरीके की चैनल पे वीडियोस आती रहती हैं। और अगर आपको मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो मेरे चैनल पे काफी सारे एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हैं, तो आप लोग उनको भी जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जोंग जू नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है, जो कि एक गांव में रह रहा होता है। ये ज्यादा बड़ा गांव नहीं होता, एक छोटा सा गांव होता है। पुलिस ऑफिसर जोंग जू अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पास में ही एक मर्डर हो गया है। तो वो वहाँ पर तहकीकात के लिए जाता है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो उस किलर को देखता है जिसने कई सारे लोगों को मार डाला था। वो कातिल देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो बीमार हो। वहाँ की हालत देखकर इंस्पेक्टर जोंगजू समझ जाता है कि ये सारे कत्ल यहाँ पे नहीं हुए, बल्कि ये किसी और जगह हुए हैं और डेड बॉडीज को यहाँ पे लाया गया है। तो ये लोग पहुँचते हैं उस जगह जहाँ पे कत्ल हुए थे। कत्ल वाली जगह पे जब ये लोग पहुंचते हैं तो इन लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पे हुआ था काला जादू। वहां की चीजों को देखकर कोई भी ये समझ सकता था कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक हुआ है। वहां पे रखी हुई एक चीज को इंस्पेक्टर जोंगजू जब छूने ही वाला होता है तभी उसका साथी उसे आवाज देता है और वो उससे बुला लेता है, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें जोंगजू और उसका साथी पुलिस स्टेशन में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे उसका साथी उसे एक कहानी बताता है। वो उसे बताता है कि एक शिकारी था जो कि जंगलों में गया था शिकार करने। उसने एक शिकार कर भी लिया। जब वो अपने शिकार को लेने के लिए गया तो वहाँ पे वो देखता है कि एक जापानीज आदमी उस शिकार को खा रहा था। उस शिकारी को ये देखकर काफी ज्यादा आश्चर्य होता है। उसे समझ में नहीं आता आखिरकार कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। वो उस इंसान को देखकर छुप जाता है, लेकिन जापानीज आदमी तब तक उसे देख चुका था। वो उसके पास आता है। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना था। और उसके बाद वो उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो वो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी डीमन की आंखें हों। अब गाँव वालों का ये मानना है कि जो भी मर्डर्स यहाँ पे हो रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं वो जापानीज आदमी ही जिम्मेदार है। गांव वाले यही मानते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक और फैमिली का मर्डर हो गया था। वो फैमिली उस घर में आग लग गई थी। जोंगजू यहाँ पे एक लड़की को देखता है। वो लड़की उससे उस जापानीज आदमी के बारे में पूछती है कि क्या तुमने उसे देखा है। तो जोंगजू बोलता है कि हाँ, मैंने उसे देखा है। वो लड़की उससे कुछ ऐसी बातें बताने लगती है जो कि जोंगजू को पता नहीं होती। वो उससे और सुनना चाहता था, लेकिन तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है और उसके बाद वो उससे बात करने के लिए चला जाता है। जब कॉल खत्म करके वो लौटता है तो हम देख पाते हैं कि वो लड़की भी वहां से जा चुकी है। अब हम देख पाते हैं कि एक रात जब जोंगजू सो रहा होता है तभी उसे सपने में दिखाई देता है वही जापानीज आदमी जो कि किसी को खा रहा था। जोंगजू चुपके से उसे देख रहा था, लेकिन तभी उस जापानीज आदमी की नजर पड़ती है जोंगजू के ऊपर। वो उसको मारने के लिए आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोंगजू की आंख खुल जाती है, क्योंकि दोस्तों वो सपना देख रहा था। उसे ये भी मालूम चलता है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी वो अपनी छुट्टी नहीं करता और पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। वहां पे वो उसी शिकारी को बुलाता है जिसको कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसने कि जापानीज आदमी को देखा था। जोंगजू उसे लेकर जंगल में पहुंच जाता है, उसी जगह पे जहाँ पे उसने जापानीज आदमी को देखा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान से बिजली कड़कती है जो कि सीधा गिरती है शिकारी के ऊपर। ये लोग उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ पे वो किलर था। दरअसल दोस्तों उस किलर की तबीयत खराब थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में लाया गया था। यहाँ पे जोंगजू देख पाता है कि उस किलर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। उसकी हालत और ज़्यादा खराब होने लगती है और वो मर जाता है। जब इंस्पेक्टर जोंगजू घर आके देखता है तो उसकी बेटी की हालत भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही थी। वो सेम वैसे ही रिएक्ट कर रही थी जैसा उसने हॉस्पिटल में उस किलर को रिएक्ट करते हुए देखा था। लेकिन यहाँ पे एक खुशी की बात ये थी, उसकी बेटी मरती नहीं। अगले दिन जब वो अपनी बेटी को देखता है तो उसकी बेटी काफी अजीब व्यवहार कर रही थी। वो काफी ज्यादा खाना खा रही थी। इससे जोंगजू की माँ को उसके ऊपर शक होता है और वो अपने बेटे जोंगजू से बोलती है
कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी के ऊपर कोई काली शक्ति आ गई है जिसकी वजह से वो ये अजीब व्यवहार कर रही है। लेकिन जोंगजू इन सारी चीजों में यकीन नहीं करता, इसीलिए वो अपनी माँ की बात को इग्नोर कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है जोंगजू का कलीग जो कि एक प्रीस्ट से मिलता है और उसके साथ मिलकर जोंगजू उसी जापानीज आदमी के घर पे जाता है जहाँ पे वो कई सारे विलेजर्स की फोटोज को देखता है। उसे वहाँ पे काला जादू का काफी ज्यादा सामान भी मिलता है और तभी वहाँ पे आ जाता है जापानीज मैन, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं तभी जोंगजू का कलीग उसे बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जापानीज आदमी जरूर तुम्हारी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है। उसकी ऐसी बातें सुनकर जोंगजू शॉक हो जाता है और वो अपने दोस्त से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है। तो उसका दोस्त उसे जूता दिखाता है। जूता उसे मारने के लिए नहीं था बल्कि ये जूता था उसकी बेटी का जिसकी की तबीयत खराब हो गई है। जोंगजू ये जब जूता देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि ये जूता उसे उसी जंगल से मिला है, यानी कि वो जापानीज आदमी तुम्हारी बेटी के पीछे है। ये बात सुनकर जोंगजू का खून खौल जाता है और वो जाता है उसी जापानीज आदमी के घर। जब जोंगजू अपने घर आता है तो वो अपनी बेटी से उसी जापानीज आदमी के बारे में पूछता है। जब उसकी बेटी ये सुनती है तो वो उसके पिता के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। रात को जोंगजू देखता है कि उसकी बेटी के शरीर के ऊपर भी वैसे ही निशान बन रहे थे जैसा कि उस किलर के शरीर के ऊपर थे, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी बेटी भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। जोंगजू को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो पहुंच जाता है उसी जापानीज आदमी के घर। वो उसके घर में तोड़फोड़ कर देता है और जब उसका कुत्ता उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसके कुत्ते को भी मार डालता है। जब जापानीज आदमी वहाँ पे आता है तो वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी फैमिली को कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ। अब हम देख पाते हैं कि जोंगजू के घर आता है एक एक्सोर्सिज्म करने वाला व्यक्ति जो कि उससे बताता है कि तुम्हारी बेटी की जान बचाने के केवल दो ही तरीके हैं, या तो तुम उस जापानीज आदमी को मार दो या फिर मुझे करने दो रिचुअल। इन दोनों में से तुम्हें एक ऑप्शन चूज करना होगा तभी तुम्हारी बेटी की जान बच पाएगी, वरना वो नहीं बच सकती। तो ऑब्वियसली दोस्तों इसके लिए मान जाता है और आप जो सोच रहे हैं उसने भी वही ऑप्शन चूज किया। वो ऑप्शन चूज करता है रिचुअल का। यहाँ पे उस रिचुअल करने वाले इंसान ने एक बड़ी सी डॉल बना रखी थी। जिस तरीके से वो उस डॉल के ऊपर प्रहार कर रहा था वैसे वैसे ही उस जापानीज आदमी को दर्द हो रहा था। उसको दर्द हो रहा था ये तो अच्छी बात थी, लेकिन साथ ही साथ दर्द हो रहा था जोंगजू की बेटी को। जोंगजू जब अपनी बेटी की हालत देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। उसकी बेटी उससे बोलती है कि प्लीज रिचुअल को रुकवा दो, तो जोंगजू पहुंच जाता है रिचुअल को रुकवाने, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी बेमौत मारी जाए। अब यहाँ पे जापानीज आदमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। वो अपने सामने उसी सफेद कपड़े पहने हुई औरत को देखता है जो कि जोंगजू को मिली थी। अब जोंगजू अपनी बेटी को अस्पताल लेकर पहुंच चुका था जहाँ पे उसकी बेटी की हालत अब काफी ज्यादा ठीक थी। अब चूंकि वो रिचुअल रुक चुका था इसीलिए जोंगजू दूसरा रास्ता अपनाता है। वो फैसला करता है उस जापानीज आदमी को मारने का। वो पहुंच जाता है उसे मारने के लिए। तभी वहाँ पे उसे एक इन्फेक्टेड इंसान मिलता है जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला था। तभी वहाँ पर प्रीस्ट आ जाता है और वो जोंगजू को रोक देता है कि उस इंसान को ना मारे। तभी वो इंसान प्रीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। जोंगजू की नजर पड़ती है वहीं पर खड़े हुए उस जापानीज इंसान के ऊपर। वो उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो छुप जाता है और वो जोंगजू के हाथों में नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि उस जापानीज आदमी के पास आती है वही औरत सफेद कपड़े पहने हुई। वो उस इंसान को मार डालती है और जब जोंगजू रास्ते से जा रहा होता है तभी उसकी कार के ऊपर डेड बॉडी गिरती है उसी जापानीज आदमी की। वो सारे लोग मिलकर उस जापानीज आदमी की बॉडी को ऊंचाई से फेंक देते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि मानो वो जापानीज आदमी मर चुका है। जोंगजू अब पहुंचता है हॉस्पिटल अपनी बेटी के पास जहाँ पे उसकी बेटी पूरी तरीके से ठीक थी। जोंगजू को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि ये जो कुछ भी हो रहा था वो हो रहा था उसी जापानीज आदमी की वजह से। इसीलिए उसे पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि मेरी बेटी अब सुरक्षित है और साथ ही साथ मेरा पूरा परिवार भी। अब हम देख पाते हैं उसी शमन को जिसने रिचुअल किया था जोंगजू की बेटी को बचाने के लिए। उसकी हालत खराब हो रही थी, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था और वो कॉल करता है जोंगजू को। वो जोंगजू को कॉल करता है और उसे बताता है कि जापानीज आदमी अच्छा इंसान था जिसकी वजह से ये सब हत्याएं हो रही थी और जो इन सब का दोषी है वो सफेद कपड़े पहनी हुई औरत, उसी ने सब लोगों को मारा है और हमने गलत इंसान को मार डाला। यानी कि दोस्तों जो भी इस गांव में गलत हो रहा था उसके लिए वो जापानीज आदमी दोषी नहीं था, बल्कि दोषी थी वो सफेद कपड़े पहनी हुई औरत जिसने कि उस जापानीज आदमी को मारा था।
और जोंगजू जब अपने घर जा रहा होता है तभी उसे वो सफेद कपड़े पहनी हुई औरत मिलती है। वो उसे बताती है कि अच्छा हुआ जो वो जापानीज आदमी मर गया, वो बेकार इंसान था और उसकी वजह से इस गांव को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। जब जोंगजू उसकी बात बिना सुने वहां से जाने लगता है तो वो उसे रोकती है और उसे बोलती है कि तुम अपने घर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा जब तक कि तुम मुर्गी की 3 बार आवाज ना सुन लो। एक बार वहां पे आवाज आ जाती है लेकिन अभी भी 2 बार आवाज आना बाकी था। अब यहाँ पे हम प्रीस्ट को देखते हैं। वो एक केव के अंदर जाता है जहाँ पे वो उस जापानीज आदमी को एक रिचुअल करते हुए देखता है। दूसरी साइड हम जोंगजू की बेटी को देखते हैं जिसकी हालत अभी भी खराब थी, काफी ज्यादा खाना खा रही थी और उसकी फैमिली इसको देख के काफी ज्यादा परेशान थी। जोंगजू यहाँ पे उसी व्हाइट ड्रेस वाली औरत के साथ फंसा हुआ था जो उसे वहाँ पर रोके हुए थी। वो उसे वार्निंग दे रही थी कि तुम्हें इस टाइम पे अपने घर में नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे जोंगजू उस औरत की बात को ज्यादा मान नहीं पाता और वो अपने घर में चला जाता है। जब वो अपने घर में जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है और वहाँ पे उसकी केवल बेटी रह गई है। वहीं दूसरी साइड हम देख पाते हैं कि जो जापानीज आदमी था वो प्रीस्ट को एक कैमरा दिखाता है और उसका रूप धीमे धीमे करके बदलने लगता है। यानी कि दोस्तों, इस मूवी में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इविल था तो केवल ये जापानीज आदमी ही, इसी ने ये सब किया था और यही इस गांव को बर्बाद करना चाहता था। असल में दोस्तों ये आदमी नहीं बल्कि एक डीमन है, एक शैतान है। अब हम देख पाते हैं जोंगजू की बेटी को जो कि ठीक उसी तरीके से बैठी हुई थी जैसे मूवी की स्टार्टिंग में वो किलर बैठा हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों मूवी के एंड में डीमन जीत चुका है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मूवी कैसी लगी। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये मूवी काफी ज्यादा हॉरिफाइंग लगी। मूवी की कहानी काफी ज्यादा अच्छी है, लास्ट तक आपको अपने साथ बांधे रखती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की डरावनी मूवीज आप लोगों के लिए और भी लेके आऊं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।